और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ो इंडिया हिंदी में। तो आज की इस क्लास में हम प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्रम में हम पहले 2005 के तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं, अब तक नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाइएगा, वहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, दोनों जाकर देख लीजिए। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने के लिए, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराती हूँ उसको विद एक्सप्लेनेशन देती हूँ, आपको उसमें व्याख्या भी दी जाती है सभी ऑप्शन की। ओके, साथ ही आपको ट्रिक भी बताई जाती है जो आप याद कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमने लिया है जो हमारा पेपर हुआ था जून 2006 में, और ये सेकेंड पेपर है। क्योंकि जैसा आपको मालूम होगा पहले जो पेपर हुआ करते थे, सेकेंड पेपर जो था आपका सब्जेक्ट का वो 2 पार्ट में होता था, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो था वो फर्स्ट पेपर का होता था। और फ्रेंड बता दें, अगर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तभी मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट पेपर की क्लास भी दूंगी। ओके, तो आप लोग बताइएगा कि फर्स्ट क्लास के लिए आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सी यूनिट आपको पढ़नी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो पहला क्वेश्चन जो लिया गया है वह है आपका, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है। लेकिन क्लास स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक क्लास बनाई है जिसमें बताया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे आप देख लीजिए, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, और वैसे भी आधुनिक काल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन क्रम भी दिखाया है कि हाँ देखिए इस क्वेश्चन पेपर में इतने जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे हिंदी भाषा है, स्थापना और तर्क के हैं, या फिर आदिकाल है, भक्तिकाल है, रीतिकाल, सभी को अलग अलग मैंने बताया है। ओके, तो फ्रेंड आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे तो आप अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि हाँ आपकी कैसी तैयारी है। एक भी सही नहीं कर पा रहे हैं तो कंटिन्यू आप जो है स्टडी करिए, प्रैक्टिस करिए, आपका स्कोर बेस्ट होने लगेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है। तो आप इसको यही समझ लीजिए कि ये भाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है, ये हुआ है प्रेम सागर में। और प्रेम सागर किसकी है, लल्लू लाल की है। ठीक है, तो मैंने इसको कैसे याद किया था, प्रेम लाल, प्रेम लाल। ठीक है, अब ये आप इसको अलग नहीं कर सकते, इसे आप हमेशा याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछ दिया गया कि प्रेम सागर किसकी है तो आप तुरंत उसका जवाब दे सकते हैं कि लल्लू लाल जो है इसके राइटर हैं। तो प्रेम लाल करके इसे याद कर लीजिए। और खड़ी बोली का जो है प्रयोग सबसे पहले लल्लू लाल ने अपनी प्रेम सागर रचना में किया था। ठीक है, आई होप ये यहाँ पे क्लियर हुआ, और अब ये इसको आप भूल नहीं सकते। आप लोग हमें ये भी कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है और आप इसमें क्या इम्प्रूव चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह है भाषा से ही रिलेटेड, और जैसा कि मैंने उस क्लास में बताया भी है कि भाषा से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आप ये रख लीजिए कि आपको वहाँ से 8 नंबर मिल सकते हैं भाषा से। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। अब यहाँ पे अनुसूची की बात कही गई है, संविधान की बात कही गई है, तो आपको बता दें संविधान के भाग 17 में। ठीक है, भाग भी याद रखना क्योंकि भाषा से ही संबंधित है। तो आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान के किस भाग में, जो 25 भाग हैं उनमें से किस भाग में भाषा से संबंधित बात करी गई है, तो भाग 17 में। अनुच्छेद देखिए कौन कौन से हैं, तो आपका पहला तो इधर निकाल लीजिए। वैसे तो यहाँ जो बात करी गई भाषा से संबंधित वह आपका है यहाँ पे 343। ठीक है, 343 से पहले तो आप भाग 17 लिख लीजिए। ठीक है, और अनुसूची 8वीं है, लेकिन उसके बाद में 343 से 351 तक भाषा से संबंधित अनुच्छेद हैं। और जो आपकी 8वीं अनुसूची है, ठीक है, उसमें भाषा से संबंधित 22 भाषाएं दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद में आपके 2 अनुच्छेद और हैं, एक तो 210 है और एक है आपका 120। ठीक है, तो इतना जो है, इतने संविधान के इतने जो अनुच्छेद हैं
उनमें भाषा से रिलेटेड बात कही गई है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है अनुसूची, किस अनुसूची में भाषा से संबंधित वर्णन किया गया है, तो वो अभी मैंने आपको बताया 8वीं अनुसूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है, उसमें 22 भाषाएं हैं। और कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कौन सी भाषा नहीं है, तो 3 भाषाएं रखी जाती हैं साथ में, एक तो अंग्रेजी रखी जाती है या फिर भोजपुरी रख दी जाएगी, तो ना ही और या कोई रख दी जाए, तो आपकी उसमें भोजपुरी भी नहीं है और अंग्रेजी भी नहीं है 22 भाषाओं में, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये 8वीं अनुसूची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है, तो पुष्टि मार्ग कौन लाया, बल्लभाचार्य जी लाए हैं। बल्लभाचार्य वही जिन्होंने अष्टछाप, मतलब बल्लभाचार्य और विठलनाथ जी ने जो अष्टछाप दिया है, तो ये जो है पुष्टि मार्ग दिया है का आधार ग्रंथ कौन सा है, तो ये श्रीमद् भागवत है। भागवत जो है जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। अधिकतर हिंदू धर्म में आप सुनते ही होंगे श्रीमद् भागवत होती ही रहती हैं, तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि पुष्टि मार्ग क्या है। जो पुष्टि मार्ग की जो भक्त हैं वो समझते हैं कि हमारा पोषण जो है भगवान ही करते हैं। ठीक है, भागवत इसी से संबंधित है और बल्लभाचार्य जो हैं उन्होंने इसको ये जो है पुष्टि मार्ग दिया है। ओके, नेक्स्ट हम आपको किसी क्लास में अष्टछाप के बारे में भी बताएंगे, अगर क्वेश्चन होगा तो यहीं पे हम उसको क्लियर करेंगे। ओके, वैसे तो यहाँ पे भगवत गीता भी है, महाभारत भी है, तो आपको भगवत गीता नहीं श्रीमद् भागवत ध्यान रखना। श्री जो है, श्री आप इसी को यहाँ पे एक ट्रिक लगा सकते हैं कि श्री किसे कहा जाता है, लक्ष्मी जी को कहा जाता है, और पुष्टि कि हमारा जो पोषण होता है वो लक्ष्मी जी से ही हो सकता है। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। बस आपको याद करना है कि आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो, और अगर आपने ट्रिक सही से ध्यान रखी है तो आपने क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है, तो अभिनव जयदेव जो है किसे कहा जाता है, विद्यापति को। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। किस आधार पर कहा जाता है, तो इनकी जो पदावली है मैथिली भाषा में लिखी गई है, तो उसके आधार पर इन्हें जो है मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि ये तो आदिकाल में हो गए। अब आपसे पूछा जाए कि आधुनिक काल में जो है ब्रज कोकिल किसे कहा जाता है, तो ब्रज कोकिल जो है सत्यनारायण कविरत्न को कहा जाता है। ओके, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है, तो ये भी आदिकाल से ही संबंधित है। अगर आप रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हैं वहाँ पे इसके बारे में चर्चा की गई है आदिकाल में ही, उसे आप पढ़ लीजिए। तो ये आपका समीकरण से संबंधित हो जाएगा। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन आप एक बार गूगल करके इसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे इस टाइप से कोई फैक्ट पूछ दिया जाए, तो आप अगर गूगल करके पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पता चल जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है, तो ये जो है जर्मन भाषा से संबंधित है। ग्रिम और यहाँ जर्मन, इसको थोड़ा आप इसको मैच कर सकते हैं, आप ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। वैसे कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कृष्ण गीतावली, तो कृष्ण गीतावली, कवितावली, रामायण, रामचरितमानस, ये सभी रचनाएं जो हैं आपकी तुलसीदास जी ने लिखी हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। कृष्ण गीतावली किस भाषा में लिखी गई है, यह आप अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तुलसीदास ने कौन कौन सी जैसे भाषाओं में लिखी हैं रचनाएं, ये आप बताइएगा। मतलब भाषा की या बोली कह सकते हैं कि तुलसीदास ने अपनी रचनाओं को, अपने ग्रंथ लिखने में कौन सी बोलियों का प्रयोग किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम, यह पंक्ति किस कवि की है, तो फ्रेंड यहाँ पे एक चीज़ आपको बताएं कि जो कुम्भन दास थे उनको अकबर ने सीकरी के लिए निमंत्रण दिया, और तब ये जाना नहीं चाहते थे, और तभी इन्होंने ये बात कही थी कि आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। ओके, तो कुम्भन दास से संबंधित है। आपसे ये भी यहाँ पे फैक्ट रखकर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि किसने बुलाया था, क्योंकि इस समय जो कंपटीशन है, जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट होता है, उसके आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। बाकी चतुर्भुज दास हैं, सूरदास हैं, नंददास हैं, ये सभी जो है अष्टछाप से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और एक चीज़ और पूछी जाती है कि सबसे छोटे कौन थे, तो नंददास जो हैं 1533 इनका
जन्म समय है। तो ये सबसे छोटे थे अष्टचाप के कवियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति आंगन, चार गोराई, यह पंक्ति किस कवि की है? तो फ्रेंड आपको बता दी, ये पंक्तियां तो हमेशा पूछी जाती हैं, या तो आपसे मैच के लिए पूछी जाएंगी, मैच करने के लिए, या फिर आपसे ये डायरेक्ट पूछ ली जाएंगी। तो कुंदन को रंग फीको लगे, ये जो है पंक्ति किसने दी है? ये मतीराम ने दी है। तो आप इसको इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि राम जी जो हैं वो जो वस्त्र पहने हैं उनमें जो कुंदन लगा है उसका रंग फीका है। जैसे यहाँ पे राम आ गया है तो आपको मालूम होगा पीताम्बर जो पहनते थे राम, उसमें कुंदन तो लगा ही होगा, तो आप उसका रंग जो है फीका पड़ चुका है। तो आप इस तरीके से इसमें ट्रिक ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड हम ट्रिक इसलिए लगाते हैं क्योंकि ट्रिक से हमें चीज़ें याद रहती हैं। साहित्य इतना है, बहुत ज़्यादा है, किन किन चीज़ों को आप याद रखेंगे, तो कुछ चीज़ें रटना होती हैं। जैसे जो प्रकाशन वर्ष हैं उन्हें आप रटेंगे तब आपको याद होगा। उसके लिए मैंने आपको बहुत बार बताया, जैसे मैंने यहाँ पे कलर लिया है इस टाइप से, तो ये कलर भी कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये भी एक इमेज बना रहा है। उसी तरीके से आप प्रकाशन वर्ष लिखने के लिए कोई ऐसा कलर लीजिए, जैसे किसी भी कलर का पेन यूज कर सकते हैं आप, जिससे आपको वो चीज़ें याद रह सकती हैं। ओके, और बाकी ट्रिक जो है अगर आपको जहाँ भी अच्छी लगे तो उसे आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तंत्रीनाद कवित्रस सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? दूसरी बात मैं यहाँ पे आप लोगों को रोकना चाहूँगी कि हो सकता है कुछ बोलने में भी त्रुटि हो, तो हमारा मेन उद्देश्य है पहले सफलता, उसके बाद में अपने शब्दों को सही करना। ओके, उच्चारण सही करना। तो उच्चारण हो सकता है कहीं ना कहीं गलती हो जाए, क्योंकि समय जो है किसी भी टाइम जब क्लास बनाए तो हर समय एक सी नहीं होती है ना समय, तो इसलिए हो सकता है कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो बोलने में भी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। लेकिन हमेशा इम्प्रूव करती रहती हूँ मैं, और यही मैं जो है मेरा प्रयास रहेगा कि नेक्स्ट जो है कोई भी उच्चारण गलत ना हो। ओके, तो यहाँ पे जो पंक्ति दी गई है, तंत्रीनाद कवित्रस सरस राग रतिरंग, ये जो पंक्ति है मैं सबसे पहले तो यही बताऊंगी आपको कि आपसे अब ये नहीं पूछा जाएगा, और पूछा भी जा सकता है, ऐसा हम क्लियर नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये आपसे अगर पूछा जाए कि ये पंक्ति दी किसने है तो आप क्या करेंगे? जब आपने पढ़ा होगा तभी तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये पंक्ति जो है बिहारी जी की है, ये आप ध्यान रखिएगा। बिहारी जी ने ऐसे ही पंक्ति दी है, ठीक है। तो इस तरह की जो भाषा है, ब्रज भाषा है इसकी, तो तंत्रीनाद कवित्रस जो है बिहारी जी ने ही पंक्ति दी है, और इसमें जो इसका आंसर है विरोधाभास दिया गया। इसमें जो अलंकार है वह है विरोधाभास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, हिम किरीटिनी किसकी रचना है? तो आज ही हमारी एक फ्रेंड से डिस्कशन हुई थी, तो वो बता रही थी कि उन्होंने कहीं पढ़ा होगा और उन्होंने ऐसा क्वेश्चन आया और वो गलत हो गया, जबकि उन्होंने ट्रिक से पढ़ा। तो हमें पहले तो जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए फ्रेंड मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिविजन करिए, बार बार रिवाइज करिए, बार बार लिखिए, जिससे वो चीज़ आपसे गलत ना हो। क्योंकि जब पढ़ा हुआ गलत होता है तो बहुत अफसोस होता है, दुख होता है। ओके, तो मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कुछ नया ना पढ़कर आप वही पढ़िए जो आपको मिल रहा है। ओके, उस पर ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। तो हिम किरीटनी जो है ये किसकी रचना है? हिम किरीटनी किसने लिखी है यहाँ पे पूछी गई है। पहले तो ये काव्य है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। दूसरे ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। अब इसका प्रकाशन वर्ष आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1943, ठीक है, 1943। हिम किरीटनी आप एक दो बार देखेंगे आपको ध्यान रह जाएगा 1943। ओके, और माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा गया है? एक भारतीय आत्मा। अब आपको मालूम होगा, अगर आप इसमें ट्रिक लगाएं तो इसके लिए ट्रिक ये यूज कर सकते हैं, आप एक भारतीय हैं और भारत जो है अधिकतर गांव में बसा हुआ है, ग्रामीण कहा जाता है, ठीक है। अधिकतर आपको ग्रामीण परिवेश मिलेगा, और आपको मालूम है गांव अगर जाएंगे तो गांव में आपको मक्खन मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भारत की जो आत्मा है गांव में है, और गांव में आपको क्या मिलेगा? माखन मिलेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से ट्रिक लगा सकते हैं, याद रहेगा आपको हमेशा के लिए, ठीक है। हरिओं जी है, इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने प्रिय प्रवास लिखा है, जो प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1914 है,
ठीक है। वहीं बालकृष्ण शर्मा नवीन है, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो ये आने वाली क्लासेस जो होंगी उनमें आपको बताते रहेंगे। अगर यहाँ पे बताएंगे तो ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। ओके, वैसे भी टाइम लगेगा क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रिक यूज कर रही हूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। अभी 1 जनवरी से फरवरी तक जो भी क्लास आएगी वो इसी तरीके से आएगी। बाद में जो क्लासेस आएंगी वो छोटी आएंगी, जिससे आप रिविजन कर सकें और जल्द याद कर सकें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कछुआ धर्म। कछुआ धर्म किस विधा की रचना है, पूछा गया है। तो कछुआ धर्म, पहले तो मैं आपको बता दूं, जो है हिंदी, पुरानी हिंदी जो है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है गुलेरी जी ने, और कछुआ धर्म जो है गुलेरी जी ने ही लिखा है। इस तरीके से जैसे आप किसी चीज़ को याद कर रहे हैं, किसी के कोई रचना याद कर रहे हैं, तो उसके बारे में और चीज़ें एक साथ याद कर लीजिए, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रहती हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो अपभ्रंश है उसको पुरानी हिंदी गुलेरी जी ने कहा है, और गुलेरी जी ने ही कछुआ धर्म दिया है। ये कछुआ धर्म, अब गुलेरी से कोई इसमें ट्रिक तो बन नहीं सकता है, लेकिन फिर भी आप इसको कुछ कहीं ना कहीं ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में ये कछुआ धर्म जो है निबंध है। ठीक है, जैसे आप गाय पे निबंध लिखते हैं, आप कहीं भी किसी भी चीज़ पे निबंध लिखते हैं, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ कछुआ पर निबंध लिखा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए लड़की, और अभी भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट आपसे, क्योंकि जो हमारे फैक्ट के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम आसानी से उनका आंसर दे देते हैं, लेकिन जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पर हम कम फोकस करते हैं। तो यहाँ पे ये ए लड़की जो रचना पूछी गई है, ए लड़की किसकी रचना है? तो यहाँ पे आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ये जो है कहानी है कृष्णा सोबती की। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप फैक्ट लगा सकते हैं कि ए लड़की एक तो कहानी है, दूसरे किसने लिखी है? कृष्णा सोबती ने लिखी है। ठीक है, कहानी, ठीक है, कहानी है और कृष्णा सोबती ने लिखी है ए लड़की। उसके बाद में इसका प्रकाशन वर्ष क्या है उसको आप जो है देख सकते हैं कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। वैसे तो ये किसी न किसी काव्य कहानी संग्रह में होगी, तो इस हिसाब से आप इसको उनकी जो रचनाएं हैं 1967 या 80 में रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको रख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक ट्रिक लगानी है कि एक जो कृष्णा नाम की लड़की है जो सो रही है, तो जो कोई कह रहा है कि एक कृष्णा नाम की जो लड़की है उससे जो सो रही है, तो उससे कोई कह रहा है कि ए लड़की कहानी सुनो। ठीक है, कृष्णा नाम की एक लड़की है जो सो रही है, उससे कोई कह रहा है कि ए लड़की कहानी सुनो। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। आई होप आपको याद रहेगा जो मैं बता रही हूँ और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एक बार मैं फिर एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ कि कृष्णा नाम की एक लड़की है जो सो रही है, और कोई कह रहा है, जो दूसरा जो कहानी सुना रहा है वो कह रहा है कि ये लड़की कहानी सुनो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चॉकलेट। चॉकलेट उपन्यास है, किसका है ये पूछा गया है। तो पहले तो हम इसका प्रकाशन वर्ष देखेंगे कि चॉकलेट का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो चॉकलेट जो है आप इसको समझ लीजिए कि इस समय एक कोई चॉकलेट आप लेते हैं वो 27 रुपये की मिलेगी। ठीक है, चॉकलेट जो है आपकी 27 रुपये की मिलेगी। तो आप इसको क्या करेंगे, इस 27 से आप जोड़ लेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ये चॉकलेट जो है 27 रुपये की आपने ली है, मतलब 1927 इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, अब क्या है इसको लिखा किसने है? तो एक व्यक्ति जो बेच रहा है, ठीक है, चॉकलेट बेचने वाला जो है शर्मा रहा है। ठीक है, इसको इस तरीके से आप, जो चॉकलेट बेचने वाला है, जो चॉकलेट बेच रहा है 27 रुपये की, लेकिन वो शर्मा रहा है, इस तरीके से आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक है, बेचने वाला जो है शर्मा रहा है 27 रुपये में चॉकलेट बेचने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन है? तो शकुंतला की अंगूठी जो है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? पहले तो ये भी आपको देख लेना है, क्योंकि प्रकाशन वर्ष भी जरूरी है, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। तो आपको बता दें कि शकुंतला जो है वो 90 साल की है, जो है 90 साल के व्यक्ति को अंगूठी दे रही है, और वो कौन है? सुरेंद्र। ठीक है, एक 90 साल का व्यक्ति है सुरेंद्र, उसको शकुंतला अंगूठी दे रही है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं 1990। ठीक है, शकुंतला
90 साल के सुरेंद्र को अंगूठी दे रही है। शकुंतला की अंगूठी नाटक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैसे याद रखना है कि शकुंतला 90 साल के सुरेंद्र को अंगूठी दे रही है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आह वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है। अब यहाँ पे आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत पढ़ा होगा। यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, उसका ऑप्शन मैं 2 ऑप्शन काट रही हूँ। ठीक है, ये ए और बी ऑप्शन मैंने काट दिया है। अब यहाँ पे बचा आपके पास सी और डी, इनमें से किस नाटक से ये पंक्ति ली गई है। आह वेदना मिली विदाई, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 डाल के आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सारिका पत्रिका का संपादन इनमें से किसने नहीं किया है, पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं किया है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे बताना है। देखिए, चंद्रगुप्त विद्यालंकार हैं, इन्होंने भी किया है, मोहन राकेश ने भी किया है, कमलेश्वर ने भी किया है। अब यहाँ पे एक चीज आपको और भी मिल रही है कि समांतर कहानी आपने पढ़ी होगी, तो अगर सारिका पत्रिका का इन लोगों ने संपादन किया है तो ये तीनों लोग जो हैं आपके समांतर कहानी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कमलेश्वर भी, मोहन राकेश भी और चंद्रगुप्त विद्यालंकार भी। तो समांतर कहानी कब चली थी, तो ये 1974 में चली थी। ठीक है, 1974 में। राजेंद्र यादव जो है इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, फिर ये जो राजेंद्र यादव हैं, ये किससे संबंधित हैं, अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय है कहाँ है, तो बहुत आसान है, वर्धा। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पूछा गया है, काव्यानुभूति की जटिलता चित्रवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है, यह कथन किसका है। तो जो काव्य से संबंधित यहाँ पे तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी जो कविता क्या है नाम से निबंध लिखा है, उसी से संबंधित है ये रामचंद्र शुक्ल जी का। अब मैं एक चीज आपको दिखा देती हूँ, बता देती हूँ, अगर आपसे क्वेश्चन फिर रिपीट होता है ये, तो चित्तवृत्ति जो है रामचंद्र शुक्ल ने ही इससे संबंधित बात कही है। चित्तवृत्ति, संवाद विसंवाद और काव्यानुभूति। ठीक है, वृत्त से रिलेटेड जो है बातें कही हैं, तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, लोंजाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है, तो विचार है। उदात्त विचार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके क्वेश्चन यहाँ से 21 से 25 तक क्वेश्चन जो है आपके स्थापना और तर्क के हैं। तो इसके लिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप जो है इसके लिए कहीं ज़्यादा फोकस ना करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के उनको एक जगह नोट करके आप उनका बार बार रिवीजन करें, और जो फैक्ट पूछे गए हैं उसको गूगल करके आप जो है उनके बारे में पढ़ें। और इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है इस नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए। ठीक है, इतना अगर आप करेंगे तो आप जो है जितने भी क्वेश्चन स्थापना और तर्क के पूछे जाएंगे उन्हें आप सही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि साहित्य की साधना निर्बल विश्व के साथ एकत्व अनुभव करने की साधना है, तो यहाँ पे निर्बल यहाँ पे जो आपका निर्बल लिखा है ये अखिल है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, अखिल है। नेक्स्ट है, साहित्य विश्व बंधुत्व की भावना को पुष्ट करता है। तो क्या आपको ये दोनों सही नहीं लग रहे हैं कि साहित्य की साधना अखिल विश्व के साथ एकत्व अनुभव करने की साधना है। जब भी आप कोई ऐसा उपन्यास पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं जिसमें ऐसी भावुकता दी है, ऐसे विचार दिए हैं, तो आपको उसमें एकत्व और प्रेम का भी अनुभव होता है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, साहित्य विश्व बंधुत्व की भावना को पुष्ट करता है, तो ये भी कहीं ना कहीं सही है, ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, संत न छाड़े संतई कोटिक मिले असंत, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो ये तो पंक्ति सही है। नेक्स्ट है, दुष्टों की संगति में संतों का स्वभाव बदल जाता है।
तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। संत जो हैं वो अपना यहाँ पे कहा ही गया है कि संत न छाड़े संतई। तो इस पंक्ति से आप जो है समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो पंक्ति दी गई है ये गलत दी गई है, तो ए सही हो जाएगी, आर गलत हो जाएगा, क्योंकि दुष्टों के संग में संत अपना स्वभाव नहीं बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी पढ़ के जद सदगुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन को हीन। तो ये पंक्ति तो दी ही है भारतेंद्र जी ने, लेकिन अंग्रेजी भाषा पढ़कर सभी लोग सम्मानित होते हैं ऐसा कहीं नहीं सुना है। ठीक है, आप कहीं देखेंगे तो अधिकतर आप कवि सम्मेलन सुनेंगे तो हिंदी के कवि सम्मेलन होते हैं, वहाँ पे सम्मानित किया जाता है, लेकिन अंग्रेजी भाषा पढ़कर सभी लोग सम्मानित होते हैं ऐसा कहीं नहीं पढ़ा होगा। तो ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा संस्कृत की संवाहक होती है। सही है, भाषा के बिना संस्कृत की कल्पना संभव नहीं है। तो ये दोनों क्या हैं? यहाँ पे दोनों सही हैं। ठीक है, क्योंकि भाषा संस्कृत की संवाहक होती है, ये भी सही है। भाषा के बिना संस्कृत की कल्पना संभव नहीं है, ये भी सही है। कुछ जगह पे एक इस क्वेश्चन को रिपीट भी किया गया है, ये भी कहा गया कि भाषा संस्कृत की संवाहक होती है, और दूसरा लिखा है कि भाषा बिना संस्कृत की कल्पना संभव है, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसी तरीके से रिपीट हुआ है, आगे जब क्लासेस लेंगे तो उनमें आपको दिखाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दलित की पीड़ा को दलित लेखक ही अभिव्यक्त कर सकता है, सहानुभूति स्वानुभूति के स्तर तक नहीं पहुंच सकती। तो 25 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है आपके दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, दलित की पीड़ा को दलित लेखक ही अभिव्यक्त कर सकता है। ये वैसे तो अगर कहा जाए तो इसको कई जगह पे गलत कहा गया, लेकिन अभिव्यक्ति कहीं ना कहीं सही है कि दलित की पीड़ा को दलित लेखक ही अभिव्यक्त कर सकता है, और सहानुभूति स्वानुभूति के स्तर तक नहीं पहुंच सकती है। तो दोनों ही सही है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट अब आपके जो है क्वेश्चन क्रम से लगाने के लिए हैं, और इसमें भी आपको यही मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत हेल्पफुल रहते हैं अगर आप इन्हें नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि कौन सी रचना जो है जो मुझे याद रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ, उनके माध्यम से आप जो है नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमारा प्रयास यही है कि अगर किसी के पास बुक नहीं है तो हमने अपने चैनल पर बहुत सारी बुक की PDF पहले ही जो है सेंड कर दी है, तो आप जाके वहाँ पे जुड़ जाइए। अगर आपके पास कोई भी मटेरियल नहीं है तो आप जाइए और जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको कम से कम 3-4 बुक्स की PDF मिल जाएंगी। रामचंद्र शुक्ल का भी इतिहास है, और आपका रामस्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास भी है, आपके पुनीत पांडे जो है उनकी भी किताब जो बुक है वो भी शेयर की है, साथ ही गोविंद पांडे की बुक जो है उसको भी शेयर किया है, बाकी ओमकार नाथ जी की जो बुक है उसका PDF भी शेयर किया है। बहुत सारी बुक्स हैं, फर्स्ट पेपर के लिए भी बहुत सारी क्विज वगैरह मिलती रहती हैं। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, वहाँ पे जाइए और जुड़ जाइए। ओके, साथ ही मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। नया जो आपका पाठ्यक्रम है जो 10 यूनिट हैं उनके आधार पर मैंने प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं, नोट्स तैयार किए हैं। नोट्स बहुत ही शॉर्ट में हैं और सिलेक्टेड हैं, विद ट्रिक्स हैं। अगर आप लेना चाहें तो उसके लिए आपको हमसे कांटेक्ट करना होगा व्हाट्सएप पे, जिसके लिए नंबर आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और मैं आपको एक बार और बता दूं, मैं माफ़ी चाहूँगी, बहुत सारे फ्रेंड हैं जो कमेंट करते हैं, बात करना चाहते हैं, तो मुझे जब भी टाइम होता है तो मैं बात करती हूँ आप लोगों से, और जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं रिप्लाई देती हूँ। तो आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जब भी कांटेक्ट करें तो अपना नेम और एड्रेस ज़रूर बताएं हमें, ठीक है, जिससे हमें थोड़ी जो है सुविधा हो जाती है जानने में कि कौन सा व्यक्ति कहाँ से हमसे जुड़ रहा है। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरी, मैं आप मुझ पर ट्रस्ट करिए, अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट हो, क्योंकि मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ और पढ़ाई कर रही हूँ, खुद मैं जो है कंपटीशन में हूँ और अदर जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। तो जब मैं हायर में हूँ तो मैं आप लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकती कि आपके पैसे रख लूँ और आपको मटेरियल ना दूँ। तो मैं आज पहली बार ये कोर्स नहीं चला रही हूँ। पिछले बार मेरा बहुत अच्छा जो है रिजल्ट रहा है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने हमें रिजल्ट दिया और बहुत खुश हैं हमारे साथ पढ़ाई करके।
तो अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास हो तभी आप हमसे कांटेक्ट करिए, ठीक है। और फीस बहुत कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीस नहीं ली जाएगी। आपको जो नोट्स दिए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए 3100 प्लस मैंने, जैसे नेट जीआरएफ है तो 3100 प्लस मैंने एमसीक्यूज आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं, ये आपके नए सिलेबस पर आधारित हैं। तो अगर आप इनको पढ़ेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो 100 क्वेश्चन जो हैं इससे कुछ बाहर आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। ओके फ्रेंड, तो मैंने यहाँ पे बता दिया, आप लोगों का इतना टाइम लिया उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। लेकिन बहुत सारे फ्रेंड जुड़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, मार्केट नहीं जा सकते हैं, तो आपको व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएंगी। जैसे जो हाउस वाइफ हैं, कोई जो जॉब करते हैं तो वो जॉब पे हैं, तो वो वहाँ पे उन्हें बुक्स अवेलेबल नहीं होती हैं। कोई हाउस वाइफ हैं वो नहीं कर पाती हैं कि कहीं बाहर से मंगा पाएँ बुक, तो उसके लिए है। ओके, तो चलिए बाकी जो क्वेश्चन रहे हैं उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, पहला हमारा क्वेश्चन जो है, कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले मतवाला आएगी, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन आपके कट गए। मतवाला 1924 में आती है, 1924 में लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं 24 बता रही हूँ तो 1924 आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में कल्पना, ये मतवाला जो है निराला जी की है। फिर आती है आपकी कल्पना, जिसका समय 49 है, 1949, आरेंद्र शर्मा, ठीक है, आरेंद्र शर्मा जी ने लिखी है। फिर आती है आपकी सारिका, सारिका पत्रिका समांतर में आती है, जो 1974 के समय में आप रख सकते हैं इसको, तो इसलिए 1974 नहीं, उससे पहले ही रखी जाएगी। तो आप यहाँ पे इसको 55 में रख सकते हैं। वहाँ की क्लियर आपको पता हो तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसके बहुत सारे जो है इससे संबंधित अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि कौन नहीं है, तो जो है उनको नोट कर लीजिए। चंद्रगुप्त, विद्यालंकार, कमलेश्वर, मोहन राकेश, 3 इसके जो है संपादक हैं। ओके, उसके बाद में पहल पत्रिका 1960 में आई है। और आपको मालूम होगा जो पहल होती है वो ज्ञान से ही होती है, ठीक है। कोई भी ज्ञानी व्यक्ति होगा वही कोई पहल करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको एक ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं, ठीक है। पहल ज्ञानरंजन ने दी है 1960 में। ओके, तो ये चीज आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ये जो आपके उपन्यास है, प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है। तो परख सबसे पहले आएगी इसमें जो परख दिया गया है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इनका प्रकाशन वर्ष है उसे आप नोट कर सकते हैं। परख 1929 है, सुनीता 34 है, त्यागपत्र 37 है, और सुखदा जो है 52 है। इसे आप नोट कर लीजिए, 1-2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। परख 1929। जैसे कंकाल है जयशंकर प्रसाद का, तो वो भी 1929 में है। तो इस तरीके से आप दोनों को जो है एक साथ रख सकते हैं। ओके, सुनीता 1934, त्यागपत्र 37 और सुखदा 52। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही क्रम बताना है। तो यहाँ तो कुछ ज़्यादा कठिन है ही नहीं। मिश्र बंधु सबसे पहले आएंगे, फिर रामचंद्र शुक्ल, फिर राम कुमार वर्मा, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित को सही क्रम में लगाना है, नाटक है। तो इसमें आपका जो है संयोगिता स्वयंवर सबसे पहले आएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1886। उसके बाद में चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त का प्रकाशन वर्ष 1928 है। सिंदूर की होली 34 है। कोणार्क जो है, कोणार्क का 1951 है, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिक इसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम हो गया इसलिए बहुत ज़्यादा लंबी क्लास बन जाएगी, और मैं चाहती हूँ कि एक ही क्लास में एक प्रैक्टिस सेट रखा जाए। ओके, इसे आप कई पार्ट में भी देख सकते हैं, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये क्लास। काल क्रम की दृष्टि से ये भी लगाना है आपको। तो इसमें आपको मालूम है कौन सा सबसे पहले आएगा। उसने कहा था 1915, और कफन जो है, कफन का समय जो है 1936 है। उसके बाद में रोज जो आपके सिलेबस में लगी है, ओके, जिसका नाम गैंग्रीन दिया गया है वहाँ पे, तो ये इसको भी आप रख लीजिए। उसके बाद में यही सच है, मन्नू भंडारी की है 1966 में। और ये जो रोज है किसने लिखी है, एक बार हमें कमेंट करके बताइएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। 1915 में सबसे पहले उसने कहा था आई है, तो इसे ध्यान रखिएगा आप। और दूसरा ये फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई है, ये भी ध्यान रखिएगा और आपके सिलेबस में लगी है इसलिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न कि जो आत्मकथा है ये यहाँ पे, तो ये जो आत्मकथाएं हरिवंश राय बच्चन जी की, हरिवंश राय बच्चन जी का समय है 1907, ठीक है, 1907 में जन्म हुआ था इनका। तो उन्हीं की ये जो है 4 भागों में आत्मकथा प्रकाशित हुई थी। तो सबसे पहले जो अभी एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा क्रम जो है, क्रम में सबसे पहले कौन सी आएगी, तो सबसे पहले आएगी क्या भूलूं क्या याद करूं। तो बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या भूलूं कि याद करूं, ये हो जाएगा आपका 1969। और फिर नीड़ का निर्माण 70, वसेरे से दूर इसका 78 और 10 द्वार से सोपान तक 85। ठीक है, इसे आप इस तरीके से याद रखना। नेक्स्ट फिर आता है आपका निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले आएगी आपकी भारत भारती 1912, पल्लव 1928, अनामिका 1923, दीपशिखा 1942। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे इनको जो आलोचना ग्रंथ हैं इनको लगाना है क्रम से। तो सबसे पहले हिंदी नवरत्न आएगा, ठीक है, मिश्र बंधु का। उसके बाद में देव और बिहारी, बिहारी और देव, बिहारी का नया मूल्यांकन। ओके, तो इसे आप क्रम से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं, इनमें आपका सबसे पहले आएगा काव्यालंकार, बी ऑप्शन काव्यालंकार। फिर आपका रस गंगाधर देखिए बाद में आएगा, उसके बाद काव्यालंकार सूत्र होगा, फिर ध्वन्यालोक, फिर रस गंगाधर आएगा। तो काव्यालंकार किसने दिया है, ये भामा ने दिया है, 6वीं सदी है। काव्यालंकार सूत्र जो है वामन ने दिया है, 8वीं सदी है। ध्वन्यालोक जो है आनंदवर्धन ने दिया है, 9वीं सदी है। रस गंगाधर जो है पंडित राज जगन्नाथ ने दिया है, 17वीं सदी है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आपका आलोचना ग्रंथ है, इनको भी क्रम से लगाना है। तो इनमें आपका जो है कामायनी एक पुनर्विचार पहले आएगा, जिसका प्रकाशन वर्ष यहाँ पे सबसे पहले आपका छाया का पतन आएगा। छाया का पतन 1948 है, 1948 इसे नोट कर लीजिएगा। फिर कामायनी एक पुनर्विचार इसका 1961 आएगा। और फिर आपका आएगा नई कविता के प्रतिमान, ये आपका 1957 है। और कविता के नए प्रतिमान ये आपका 1968 है। ओके, छायावाद का पतन 48, कामायनी एक पुनर्विचार 61 और नई कविता 57 है। उसके बाद कविता के नए प्रतिमान 68 है। यहाँ पे क्रम थोड़ा अलग है, लेकिन यही ऑप्शन राइट दिया गया है, इसलिए जो है आप इसे उसी तरीके से नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग्म संगत है। ओके, तो यहाँ पे दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी, उसके बाद में है ताई सुदर्शन, 11 वर्ष का समय, रानी केतकी की कहानी, इंशाल्लाह खां। और तो इसलिए यहाँ पे जो आपका जो सही सुमेलित है वह है डी ऑप्शन। ओके, 11 वर्ष का समय जो है ये किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। ओके, और बाकी जो दिया गया है ताई ये कौशिक की है, और दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी ये आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करने के लिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे गुनाहों का देवता, अंतराल, भूले बिसरे चित्र, दिल्ली का दलाल। तो यहाँ पे आपका मैच करने के लिए है, तो दिल्ली का दलाल जो है मैंने आपको बताया था कि पांडे बेचन शर्मा। और दलाली कौन करता है, जो चीज़ें बेचता है या कहीं ना कहीं कोई काम करवाता है। तो ये यहाँ भी इस तरीके से आप बेचन से ही इसको ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं। गुनाहों का देवता, तो ये किसका है, धर्मवीर, और गुनाह और देवता जो है धर्म से संबंधित है, तो आप धर्मवीर भारती याद रख सकते हैं। अंतराल जो है इसमें आप मोहन राकेश को ध्यान रख सकते हैं। भूले बिसरे चित्र जो है ये आपका भगवती चरण वर्मा। अब चित्र किसका है, तो वो भगवती का है, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको भी मैच करने के लिए बाकी आप ऑप्शन देखते रहिएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको जो है बता देती हूँ डायरेक्ट ही। धूप सतन दीप सी में, उसके बाद में आपका मधु गुनगुनाता गुनगुना कह रहा है कर कह जाता, स्नेह निर्जर बह गया, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन। तो यहाँ पे आपको मैच करना है, इसे आप देख सकते हैं, इस तरीके से अपना टिक कर सकते हैं आंसर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, धूप सातन दीप सी मैं, ये महादेवी जी ने दी है पंक्ति, और इसलिए बी ऑप्शन में ही पहले का 4 दिया गया है, ऐसे आप टिक कर सकते हैं। फिर आपका हो जाएगा बी का 5 मधुप गुनगुना कर कह गया कह जाता, तो ये प्रसाद ने दिया है। और फिर है स्नेह निर्झर बह गया, ये निराला जी ने दिया है। और हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, ये पंत जी ने पंक्ति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी मैच करना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पे बालाबोधनी जो है बालाबोधनी दी है भारतेंद्र जी ने, और हंस प्रेमचंद जी ने प्रकाशित करा संपादन किया है। और प्रतीक जो है अज्ञे जी की है। और कल्पना यहाँ पे जो है किसकी है, आरेंद्र जी की है, आरेंद्र और आरेंद्र शर्मा की है। तो यहाँ पे जो है नहीं दिया गया है, लेकिन इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि ए का थर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे आरेंद्र जो कल्पना है ये बद्री विशाल पित्ती यहाँ पे दिया गया है, दूसरे संपादक हैं तो उनका नाम दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो देखना है कि मृगावती जो है किसकी है, कुतुवन की, ठीक है। तो मैं वही ट्रिक लगा देती हूँ कि देखिए मृग जो है आपको वन में मिलेंगे, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मधु मालती किसकी है, तो मंझन की है, ठीक है, मधु मंझन। अब आपको मालूम है जो मंझन लिखा है, तो इसको आप देखेंगे कि एक तरीके से भिनभिनाहट जैसी इसमें बोलने से लगता है कि मंझन। तो आपको मालूम है मधु किस में होता है, मधुमक्खियों में होता है। तो आप इस तरीके से इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। आखिरी कलाम जो है किसका है, जायसी का, ये तो साधारण सी है, जायसी की आखिरी कलाम। और अनुराग बांसुरी जो नूर मोहम्मद हैं उनकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। ए का 4 यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे भाषा से संबंधित मैच करने के लिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसे देखेंगे तो आपका वांगरू जो है ये रोहतक क्षेत्र से है संबंधित, और भोजपुरी जो है आपका छपरा साइड में जाएगी जो बिहार में, और खड़ी बोली मेरठ से संबंधित है, कुमायूनी जो है अल्मोड़ा से संबंधित है, ये जो उत्तराखंड में। तो इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, आपका बंटी आपको मालूम होगा मन्नू भंडारी की है। 55 खंबे लाल दीवारें, ये किसने लिखा है, कृष्णा सोवती ने। ए का सेकंड यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया गया है, सॉरी 55 खंबे लाल दीवारें जो है ये आपका दिया है उषा प्रियंवदा ने, ओके। उसके बाद में आपका बंटी मन्नू भंडारी। आवा जो है यहाँ पे चित्रा मुदगल का है, और वे घर जो है ममता कालिया का है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोनों ओर प्रेम पलता है, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। तो ये तो आसान आप जान सकते हैं, ये निराला जी की पंक्ति है, वी का थर्ड। तो वी का थर्ड यहाँ पे एक में ही दिया गया सी ऑप्शन में। तो और दोनों ओर प्रेम पलता है, ये मैथिली शरण गुप्त का जो साकेत है उससे लिया गया है। पर सरिस धर्म नहीं भाई, ये तुलसीदास जी ने दिया है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, ये महादेवी जी की है पंक्ति, ओके। और बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, ये किससे ली गई है, सांदी गीत से ली गई है, सी ऑप्शन में जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ये जो पंक्ति हैं बराबर पूछी ही जाती हैं मैथ्स के लिए या आपसे डायरेक्ट पूछी जाएंगी। शब्दार्थो सहितो काव्यम, एक दो बार इन्हें आप देख लीजिए, हमेशा याद रहेंगी। भामा ए का थर्ड बी ही ऑप्शन में है। फिर तद्दोसो शब्दार्थो सगुणा वर्णन
कृति पुनः क्वापि। तो मैंने हमेशा क्वापि याद रखा और मम्मट से इसको टिक कर दिया। पूरा ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, शब्दार्थों सहित। तो ये भामा से मैंने इसको हमेशा याद रखा। रमणीय बात जो है जगन्नाथ से संबंधित रखा मैंने। कोई राजा है उसको रमणीय बात अच्छी लगती है, ये मैंने इस तरीके से याद रखा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इसको आप जो है विश्वनाथ के साथ ले जाइए और टिक कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी चीज़ का जब विखंडन होता है, टूटता है, दर्द तो होता ही है। तो देरीदा और डी का एक यहाँ पे 2 ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन आपके ए ऑप्शन और सी ऑप्शन कट गया इससे, ठीक है। अब बाकी बचे 2 ऑप्शन वी और डी। अब आप जाएंगे निर्विकल्पिकता, तो इसमें आपका किस में जाएगा, या फिर रूपवाद में जाएं तो रूपवाद जो है रूसों से संबंधित है, तो सी का 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से डी ऑप्शन आप राइट कर सकते हैं। उसके बाद में ए का 3rd हो जाएगा, विरेचन सिद्धांत अरस्तु से संबंधित, और निर्व्यक्तिकता जो है आपका जाएगा इलियट से संबंधित, ठीक है। कॉलरिज कल्पना, ओके। इस तरीके से आप अपना आंसर ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर आपका जो पैराग्राफ है, ये मैं आपको बोल दिया है कि लास्ट में मैं सभी पैराग्राफ एक साथ आपको कराऊंगी। इनको किस तरीके से सॉल्व करना है ये मैं बताऊंगी, ओके। तो इसको हम यहीं पे एंड करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए हेल्पफुल है, इसमें क्या इम्प्रूव करना है ये भी हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, नोट्स और प्रैक्टिस लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। और मैंने टाइम टेबल के लिए क्लास जो है PDF बना लिया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बेस्ट तरीके से। किस तरीके से आप एक टाइम टेबल अभी से बना लीजिए, जिससे जो आने वाला समय हो उसमें आप अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।